ओ हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोवी हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज 27 तारीख की जो हमारी बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस की जो एक्सप्लेन पेज थी, उस पे कुछ खास ऐसा था नहीं। यासीन मलिक जो हमारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक मिलिटेंसी से रिलेटेड काफ़ी पुराना नाम है, उन पे कुछ लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केसेज आए हैं। उनको मतलब बेसिकली लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। कोई खास ऐसा मसला नहीं है जिसके ऊपर बात करके हम अपना बहुत ज़्यादा वो करें। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं 25 तारीख के एक्सप्लेन पेज पे, जिसमें हमने ये देखा था कि इंडो पैसिफिक के ऊपर बात की गई थी। तो उसके बारे में अपन एक्सप्लेन पेज की चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ मी रविचंद्र हेयर। बेसिकली हम अपन बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैंने जब सिविल सर्विसेज की मेंस के टाइम पे मैंने कोट लिखा था कि इंडो पैसिफिक आने वाले समय में, इंडो पैसिफिक अ न्यू पीच वेयर एवरी मैच ऑफ फ्यूचर विल बी प्लेड अपॉन। मेरा ये कहना था कि आने वाले फ्यूचर में 2050 के बाद, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी बिलोंग्स टू द इंडो पैसिफिक और अफ्रीका। ये मैंने जानता था। वही चीज़ है कि इंडो पैसिफिक की जो आने वाली चीज़ें हैं ना 2050 के बाद, वो जो अभी आप देख रहे हो ना, इससे बहुत अलग हो जाएंगी। वो एक ऐसा ग्राउंड हो जाएगा, एक ऐसा पीच हो जाएगा जिसके ऊपर सारे मैचेस खेले जाने वाले हैं। इफ़ यू वांट टू रूल द वर्ल्ड, बहुत पहले किसी ने कहा था कि अगर आपको दुनिया पे रूल करना है तो इंडियन ओशन में रूल करना पड़ेगा। नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड। इफ़ यू वांट टू रूल द वर्ल्ड, यू हैव टू रूल इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका रीजन से लेके वेस्टर्न यूरोप, मतलब वेस्टर्न सॉरी अमेरिका रीजन तक के जो रीजन्स हैं, जिसको हम इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों आता है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों आते हैं उनमें, उस पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक अपन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट ही एक एक ऐसा मैं बोलूँ ना ब्लॉक है अपने आप में। इट्स नॉट लाइक इंडो पैसिफिक एक रीजन है, ब्लॉक है अपने आप में, जिसमें आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा लोगों का और दुनिया के लोगों देशों का इंटरेस्ट होने वाला है। तो अपन उसके बारे में बात करेंगे आखिर चीज़ क्या था। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन पेज है 25 मई का, उसमें कहता है कि द इंडो पैसिफिक न्यू ब्लॉक बेसिकली है क्या, ये चीज़ हुआ क्या है। क्वाड मीटिंग चल रही थी। हमारे चार प्रतिनिधि, आपको पता है कि क्वाड में 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी गए थे हाल ही में, कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, टोक्यो में। तो आपको ये याद रखना है, जो क्वेश्चंस बन के आते हैं बेसिकली किसी भी एग्जाम में, कि ये जो नई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं, बेसिकली थर्ड क्वाड समिट में आया था। तो गलत हो जाएगा, थर्ड नहीं, फोर्थ क्वाड समिट 2022 वाली क्वाड समिट में आया था, जो कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। तो एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ क्वाड समिट कहाँ हुआ था, टोक्यो। किसने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करा था, तो भारत के प्रधानमंत्री ने करा था। इवन सबके जो लीडर्स हैं, जैसे राष्ट्रपति जो बाइडन, फिर ऑस्ट्रेलिया के नए राष्ट्रपति अल्बेनिया, फिर उधर से आपके फूमियो कशीदा जो आपके जापान के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेसिकली इन सब में पार्टिसिपेट करा था। तो बेसिकली ये चीज़ें क्या अपन बात करते हैं। देखिए, जो न्यू इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसको यूनाइटेड स्टेट लीड करने वाला है, इसमें 12 कंट्रीज हैं। वो 12 कंट्रीज कौन कौन है, अपन उसको भी एक बार देखेंगे। तो हाईलाइटेड पार्ट्स पर गौर करिएगा कि कहता है कि जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसको फोर्थ क्वाड समिट टोक्यो 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने दुनिया के सामने रखा, उसमें इंडो पैसिफिक रीजन के 12 काफ़ी इम्पॉर्टेंट देश हैं, जो उसमें एक इकोनॉमिकली फ्रेमवर्क वाले पूरे के पूरे है ना, मिलकर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का, ऐसे इट्स लाइक अ ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। उसके ऊपर इन्होंने इस चीज़ को लॉन्च करा। आखिर ये चीज़ क्या है, देखिए, उनका कहना था कि ये जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप करके एग्रीमेंट थी 2016 में, इवन 2016 में आई थी, साइंड हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी करा था इस पर। ये बराक ओबामा के टाइम की बहुत विजनरी टीपीपी करके एक था। यूपीएससी भी इस पर कई बार सवाल पूछ भी चुका है, और कई बार एक एग्जामिनर्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है टीपीपी से रिलेटेड। हुआ क्या था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलेस हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, डोमेस्टिक खुद के ही अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बैकलेस हो रहा था कि हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए, हमारे फेवर में नहीं है। आपको याद होगा 1-2 साल पहले भारत में भी आरसीएप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव जो करके आपका ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था, जिसमें 15 देश थे, भारत भी था, आसियान कंट्रीज थे, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ करके जो कंट्रीज थे, जापान, इवन कोरिया। उसमें भारत ने इसको एग्जिट कर दिया था, भारत ने ज्वाइन नहीं करा था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री, उन्होंने आरसेप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा भारत में इट्स लाइक कि नहीं ज्वाइन करें आप। उस पर भारत के किसानों और डेयरी सेक्टर ने बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई थी, तो उसको ध्यान में रखकर भारत ने आरसीएप ज्वाइन नहीं करा था। तो इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में 2016-17 में जब टीपीपी बात चल रही थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलेस होने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प जब राष्ट्रपति बने थे, तो बेसिकली उन्होंने इस चीज़ से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। जब अमेरिका टीपीपी से बाहर हो गया, तो अमेरिका के अलावा जो और देश उसमें थे, जैसे आसियान मेंबर्स बहुत सारे थे, उसमें उन्होंने मिलकर सीपी ऐसे ही करके बनाया था, सीपी टीपीपी बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव, उसको एक अलग थोड़ा सा नाम करके बना दिया, जिसके ऊपर लास्ट ईयर चाइना ने भी पार्टिसिपेट करने की अपनी सहमति वो दी है कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमें इसके लिए मतलब इशू किया जाए बेसिकली। तो आखिरकार कहना चाहते हैं कि ये जो चाइना का
दबदबा है इंडो पैसिफिक रीजन में इकॉनमी में रिलेटेड, उसको कम करने के पर्पज़ से इंडो पैसिफिक रीजन में एक नया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, IPEF बेसिकली लॉन्च किया गया है जो बाइडन के द्वारा। इसके ऊपर देशों का क्या रिएक्शन है और एम्बिशंस क्या है, इसके अंदर की बातें अपन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बात क्या है कि कहता है कि द एम वाज टू रिक्लेम इकोनॉमिक लीडरशिप इन ईस्ट एशिया एंड द आसियान रीजन विदाउट गिविंग अवे कॉन्सेशंस दैट वुड एंगर डोमेस्टिक लॉबीज। कहने का मतलब कि जो देश के अंदर जो जैसे TPP के समय US में हुआ था उसको मौका ना देकर, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये ईस्ट एशिया रीजन जो आसियान रीजन है वहाँ पे वापस से यूनाइटेड स्टेट की जो लीडरशिप है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। आगे कहता है कि IPEF जो है ना, इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, अमेरिका के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेसेस के लिए, बाकी सारे देशेस जो इसमें ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो बेसिकली इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने इसको ज्वाइन करने का बेसिकली इंडिया ने ज्वाइन करने का अनाउंस कर दिया कि वो ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं, जैसे आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, फिर उसमें आपके फिलीपींस, वियतनाम है ना, फिर सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रूनी और इंडोनेशिया और जापान और साउथ कोरिया, एक करके ऐसे करके टोटल 12 कंट्रीज हैं। US तो है ही। तो आपको याद रखना है कि ये सारे कंट्रीज कैसे याद रखना है। आपको याद है पैसिफिक ओशन में एक बोर्नियो आइलैंड है जिसपे 3 देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनी, वो 3 हो गए। फिर ऑस्ट्रेलिया है तो न्यूजीलैंड भी होगा, 5 हो गया। कोरिया और जापान 7 हो गया। US 8, भारत 9, 3 आपके बच गए। कौन कौन से? तीनों जिनको चाइना से बहुत प्रॉब्लम है, जैसे सिंगापुर है, फिर वियतनाम है, फिर थाईलैंड है, फिलीपींस है। इनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं हमेशा बेसिकली चाइनीज़ डोमिनेंस है इस रीजन में। सो वो सारे ने मिलकर इन्होंने एक IPEF ज्वाइन करा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ये काम आएगी बहुत। क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं कौन सी कंट्री नहीं है। तो बेसिकली इसमें 4 पिलर्स हैं। वो 4 पिलर्स कौन कौन है उस पर एक बार देख लेते हैं। कहता है कि ये जो ट्रेड ब्लॉक बनाने वाले हैं, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगी कि सारी कंट्रीज़ को एकदम से लोअर करना पड़ेगा टैरिफ्स, फ्लेक्सिबिलिटी होगी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ऐसा कहना है वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका। कि इसके अलावा हम जो पिलर्स हैं जैसे कि डिजिटल इकॉनमी पे बहुत फोकस करने वाले हैं, जो आने वाले टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम काफ़ी बात करने वाले हैं, लेबर कमिटमेंट्स पे बात करने वाले हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन पे बात करने वाले हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होती है। कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? लाइक आप किसी भी चीज़ को, कोई भी अगर आप कर रहे हो काम, या फिर किसी भी तरीके की आप किसी भी चीज़ों को अगर एग्जीक्यूट करते हो आप बेसिकली अपने लाइफ में, सो यू शुड बी वेरी अकाउंटेबल फॉर दैट। आपको एक खुद की अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ती है हमेशा अपने लाइफ में हर चीज़ों के प्रति। सो दिस इज व्हाट द कॉमन अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट सेक्टर में इस चीज़ को लेके जाएंगे तो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी हो गई। फिर दूसरा है पिलर जहाँ पे सप्लाई चेन रिजिलियंस पे हम बात करने वाले हैं। जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया था ना कोविड के वजह से, उसके ऊपर जो सप्लाई चेन में एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए। रिजिलियंस मतलब कहने का मतलब सप्लाई चेन रिजिलियंस कहने का मतलब ओवरऑल जो स्मूथनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, हम उस पर बात करने वाले हैं आने वाले समय में। थर्ड है आपका पिलर की क्लीन एनर्जी एंड द डिकार्बोनाइजेशन। ऑब्वियस बात, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको भी पता है पूरी दुनिया कितनी तरस्त आ गई मिथेन एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। चौथी है इसमें कि टैक्स एंड एंटी करप्शन विद कमिटमेंट्स टू इनैक्ट एंड इन्फोर्स इफेक्टिव टैक्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और किसी भी तरीके से जो इवेजन होता है ना टैक्सेस का, आपने पढ़ा होगा डाट डबल टैक्स करके अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो रही है अभी कुछ दिन पहले, कि आप क्या करती हैं कंपनीज अपना इस्टेब्लिश कर लेती हैं किसी ऐसे सेंटर में जहाँ पे उनको टैक्सेस बहुत कम देना पड़ता है, फिर वो वहाँ से बिजनेस करते हैं पूरी दुनिया में। सो किसी तरीके से जो टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स का इवेजन होता है, उसको रोकने के पर्पज से। अब देखो इंडिया का कंसर्न क्या है बेसिकली। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया की कंसर्न थोड़ी सी तो है। इंडिया का USA का जो रिलेशनशिप है पिछले कुछ सालों में, जो ट्रेड से, जैसे हम तो सरप्लस ट्रेड करते हैं USA के साथ, तो हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ट्रेड। पर जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उठाया था कि भारत के से हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेटा लोकलाइजेशन का। इसमें भी कहा गया है एक्सप्लेन पेज में कि जो इंडिया का जो डेटा लोकलाइजेशन का जो पॉइंट है, डेटा लोकलाइजेशन का पॉइंट कहने का मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल हैं, और भी बड़ी बड़ी कंपनी है, अल्फ़ाबेट्स, मतलब जो उसके गूगल के अंदर में, सब क्या करते हैं ना कि कंपनीज तो अपना बाहर रखते हैं, बिजनेस करते हैं इंडिया में, और इंडिया के जो डेटा होते हैं हम लोगों का, मेरा आपका सबका जो डेटा है वो उनके पास स्टोर होता है। तो भारत सरकार कहती है कि आप इन सारे डेटाज को इंडिया में स्टोर करो ना, आप इंडिया में स्टोरेज की फैसिलिटी बनाओ। सो दिस इज द डेटा लोकलाइजेशन। अब इतना आसान है नहीं, ये कहना लगता है आसान है, पर ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने आप में, जिससे कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जब अमेरिका में राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने बहुत सारी इन चीज़ों को उठाई भी थी। अभी एक रिपोर्ट आई थी USA में, उस रिपोर्ट में कहा भी गया था कि इससे भारत का और USA का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, खासकर बिजनेसेस को ध्यान में रखकर ये चीज़ बोली गई थी। उस तरीके से अगर हम बात करें तो इस चीज़ों को अगर एक बार
डिस्कस हो जाए, अगर इन चीज़ों पे भारत और यूएसए की सहमति बन जाती है, तो मुझे लगता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो आने वाले समय में जल्दी ही आ जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इस पे इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कहना भी था कि ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इज अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर कलेक्टिव विल टू मेक द रीजन एज एन इंजन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको पता होना चाहिए कि ये सब कोट्स हैं, दिस इज समथिंग दैट कैन यूज इन मेंस आंसर राइटिंग कि इंडो पैसिफिक इज व्हाट द इंजन ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको पूरी दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उसका इंजन कहाँ है भाई? इंडो पैसिफिक रीजन में। क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्का को देखो आप, फिर इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो पूरी की पूरी इंडो पैसिफिक रीजन में सिचुएटेड हैं, तो बहुत सारे खनिज भी उधर, बहुत सारे मिनरल्स हैं उधर, ऑयल्स हैं। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर देखा जाए ना, तो इंडो पैसिफिक रीजन इज गोइंग टू बी द पिच वेयर द ऑल फ्यूचर मैचेस विल बी प्लेड अपॉन। मैंने आपको शुरू में ही बताया। उसके अलावा भारत, उन्होंने कहा कि जो लोथल है गुजरात में, उसका बहुत बड़ा एंशिएंट सिग्निफिकेंस भी रहा है ट्रेड से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कमर्शियल पोर्ट गुजरात में जो है, उसके अभी आपको भी पता है, एक हम पुर्तगाल के हेल्प से वहाँ पे एक म्यूजियम बनाने की बात चल रही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेज करा है बेसिकली कि भारत का पुराना कॉन्टैक्ट रहा है दुनिया में, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में हमारा। ऑब्वियस बात है, चोला एम्पायर जब थे तो इंडियन ओशन और पैसिफिक दूर दूर तक थोड़ा उधर सुमात्रा वगैरह तक के रीजन्स में काफ़ी हद तक हमारा डोमिनेंस हुआ करता था। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ओवरऑल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ होने वाला है, अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं हम। और जो आरसीईपी हमने ज्वाइन नहीं करा, जिससे हमें ऐसा लगा कि हम अलूफ हो रहे हैं, थोड़ा सा वो ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो हम जा रहे हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक इस चीज़ों को बूस्ट मिलेगा कि हम वापस से दुनिया के साथ कनेक्टेड रहें, ट्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले, बट द फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर, जो कि इसमें है। और देखते हैं आने वाले समय में कोई भी अपडेट्स होगा तो आपको मैं इन चीज़ों पे वीडियो बनाकर बता दूंगा। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट द वीडियो वाज ऑल अबाउट, जिसमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर बात की गई है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए, इसलिए एक दिन पहले की वीडियो बनाई है। और दिस इज़ माय चैनल बीपीएससी फेयरवेल ऑन टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन दिस, जहाँ पे बीपीएससी स्पेसिफिकली बीपीएससी और अदर से रिलेटेड आपको बहुत सारे पॉइंट्स जानने को मिलेंगे डेली। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ शेयर द चैनल एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक्स अ लॉट।